अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू सीसीएम एकेडमिया। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज का जो लेक्चर है वो एक पोम है। और पोम कौन सी है? बड़ी फैसिनेटिंग पोइम है, बड़ी कमाल की पोइम है। और मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसी पोइम है जो हर क्लास में, हर प्रोविंस में, इवन हर प्रोविंस में क्या, अगर मैं कहूँ कि हर कंट्री में पोम पढ़ाई जाती है तो गलत नहीं होगा। तो आज की जो पोम है, पोम का नाम क्या है जी? द डैफोडिल्स। आपने थंबनेल से भी देख लिया होगा। इसको लिखने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये फूल है, और फूल किस तरह का होता है वो भी मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये देखिए, ये है डैफोडिल का फूल, ठीक है। और इतना फैसिनेटिंग होता है, सीरियसली। मैंने इस पोम के एक्सप्लेनेशन, इसको तैयार करने से पहले मैंने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की है। और वाकई में ये फूल जो है ना, फुल ऑफ अट्रैक्शन है। आप कह लें कि अगर आप लिटरेरी सेंस रखते हैं ना, तो यकीन जानिए आपको ये फूल बहुत ज्यादा फैसिनेट करेगा। और ऐसे ही नहीं लिख दिया पोएट ने एंड पे कि जब वो किसी पेंसिव मूड में होता है या परेशान होता है तो ये मंजर उसकी आंखों के सामने आ जाता है और उसकी टेंशन, उसकी जो वरीनेस है, सब की सब डिसअपियर हो जाती है। तो बहुत ही कमाल का फूल है। शुरू करते हैं पोएम। पोएम में स्टेंजा नंबर 1 क्या है जी? I wandered lonely as a cloud। वॉन्डर्ड का मतलब होता है लेयरली, आजादी के साथ, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी मकसद के, ठीक है। जिसे हम आम लैंग्वेज में कहते हैं आवारागर्दी करना। कि मतलब उसने अपने आप को तशबीह दे दिया क्लाउड से, कि जिस तरह से बादल जो है वो मूव करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। उसके लिए कोई वो लिमिटेशन नहीं है कि यहाँ पर फिक्स हो जाए। बादल आज यहाँ, अभी यहाँ है, घंटे आध घंटे में वो किसी और डायरेक्शन में चला जाता है। तो बादल भी जो है ना, जिस तरह से वो अपनी मौज में घूमता है, तो पोइट कहता है मैं भी इसी तरह से अपनी ही मौज में घूम रहा था। दैट फ्लोट ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। मतलब फ्लोट का मतलब होता है तैरना, ठीक है। बादल भी तैरता है, फ्लोट करता है। तो अब वो कह रहा है जिस तरह से अभी अभी एक वादी में चला गया, थोड़ी देर के बाद बादल देखेंगे तो वो किसी पहाड़ी के ऊपर चला जाएगा। तो ये मतलब मूव करता रहता है, इसकी अपनी कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह से अचानक से जो ना वो, तो पोइट कहता है मैं भी आजाद हूँ। अब देखें यहाँ पर ना, अगर मैं इंटरप्रिटेशन निकालूं तो पोएट एक्चुअली वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द वरीज ऑफ द लाइफ। जिंदगी की टेंशनों में, जिंदगी की उलझनों में इतना फंस चुका है कि वो अब कहता है कि अपनी फीलिंग बता रहा है ना, कि मैं बादल की तरह जो है ना आजाद होना चाहता हूँ। आजाद मतलब थोड़ी देर के लिए मैं आजाद हुआ हूँ। और मैंने जब देखा, ठीक है, अब जब बादल है ना, जब बादल आजाद होके घूमता फिरता है ना, तो वो डिफरेंट व्यूज लेता है, हर इलाके में जाता है, वहां की खुशी, गमी, खूबसूरती, हर चीज देखता है। तो पोएट कहता है मैं भी इसी तरह ना, मैं आजादी से घूम रहा था। तो क्या हुआ? व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ क्राउड। अब देखो कि यहाँ पर वो कहता है जी, अचानक से मैंने एक हुजूम देखा। लोगों का हुजूम देखा? नहीं, लोगों का हुजूम नहीं देखा। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, ठीक है। बेतहाशा, होस्ट कहते हैं बेतहाशा, गोल्डन डैफोडिल, सुनहरी रंग के जो है फूल, ठीक है। सुनहरी रंग के फूल मैंने देखे। और इसके बाद नेक्स्ट क्या कहते हैं जी? बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। लेक कहते हैं झील को, तालाब को, तालाब के बिल्कुल साथ, और नीचे किसके? दरख्तों के नीचे। मतलब दरख्त, जिस तरह अक्सर औकात आप कभी किनाल रोड पे विजिट कर रहे होते हैं कहीं, तो आप देखते हैं कि किनाल रोड पे जो, ये जो किनाल है, किनाल के दोनों अतराफ में दरख्त लगे होते हैं। और दरख्तों के नीचे कुछ ऐसे खूबसूरत फूल उगे होते हैं, फूल लगे होते हैं। ये वही मंजर बता रहा है। तो अब देखना, ये सारा का सारा इमेजिनेशन, इमेजरी क्रिएट कर रहा है। ये पूरी की पूरी पोएम जो है वो कौन सी इमेजरी है इसमें? इसमें विजुअल इमेजरी जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लटरिंग कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, एंड डांसिंग इन द ब्रीज मतलब हवा चल रही है, हवा के अंदर ये फूल जो है झूम रहे हैं, खुशी के साथ झूल रहे हैं, ठीक है। मतलब अब ये फ्लटरिंग एंड डांसिंग, ये सब की सब चीजें, अब ये इस स्टेंजा में ही मैंने कुछ जो है ना फिगर ऑफ स्पीच को हाईलाइट किया है। पहले मैंने इसलिए नहीं बताया, मैं कहा पहले पोएम जो स्टेंजा है इसकी लाइंस को एक्सप्लेन कर दूं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें
किस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है। पहली लाइन में सिमिली यूज की गई है। सिमिली आपको पता है कि कंपैरिजन जो होता है टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स का विद द यूज ऑफ एज और लाइक, ठीक है, तो पहली लाइन में एज है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, उसने मेटाफर यूज किया क्राउड। अब क्राउड जो है इंसानों का होता है, ठीक है, अब उसने फूलों के हुजूम को इंसानों के क्राउड के साथ मैच कर दिया, ठीक है, तो ये मेटाफर कंपेयर कर दिया ना, तो ये मेटाफर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होती है? रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है, बिसाइड मैंने रेड भी किया है, मैं इसको हाईलाइट किया हुआ है, बिसाइड और बीनीथ, इसका बी जो है मैंने रेड किया हुआ है, तो ये एलिट्रेशन यहाँ पे यूज हुई है। और लास्ट लाइन में जो है फ्लटरिंग एंड डांसिंग, ठीक है, डांस करना जो है मतलब ह्यूमन क्वालिटी है ना, तो यहाँ पे पर्सोनिफाई किया है इसने इस लाइन में। अब देखें पहले ही स्टेंजा में 4 फिगर ऑफ स्पीच यूज कर गया, ठीक है, तो मींस अब इसने इन फिगर ऑफ स्पीच के जरिए अपने इस स्टेंजा को, अपनी इस पोम को इतना ज्यादा इंप्रेसिव बना दिया है कि यकीन जानिए, मैं वही बताया ना, मैं भी रिसर्च कर रहा था इस पोम के बारे में, तो ये हर कंट्री में अपनी एक अहमियत रखती है। पाकिस्तान के साथ साथ डिफरेंट कंट्रीज में ये पोम पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है स्टेंजा नंबर 2, क्या कहता है जी? कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। कंटिन्यूस, मुसलसल है, एज द स्टार्स, जैसे कि सितारे आसमान पर डेट शाइन, जो वो चमकते हैं। अब देखें यहाँ पर वो रिजेम्बलेंस दे रहा है, फिर यहाँ पर फिर वो इसने सिमिली यूज की एज, कि जैसे सितारे आसमान पर चमकते हैं ना, इसी तरह से क्या हुआ, ये जो फूल है ये जमीन पर चमक रही है। अब असल में होता क्या, जब देखें जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है ना, तो ये जो गोल्डन है ना, और ज्यादा इसमें से इनमें ग्लो निकलती है। वो ग्लो जो है वो उसने रिजेम्बलेंस दे दी सितारों से। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, ठीक है, जैसे सितारे जो है ना टिमटिमाते हैं आसमान पर मिल्की वे में, रात का नज़ारा जो है, स्पेशली जो ये मंजर होता है ना, ये नॉर्दर्न एरियाज में जो है ना ज्यादा बेहतर आपको नजर आता है, क्योंकि अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो एयर पोल्यूशन की वजह से करके आपको रात में आसमान पे जो सितारे हैं वो सही तरह से जो है वो आप उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन आप किसी पुरफिजा मतलब पोल्यूटेड फ्री एरिया में जब आप जाएंगे, तो वहां पर आप जब रात को, स्पेशली सर्दियों की रात 9-10 बजे जब आप आसमान की तरफ निगाह दोहराएंगे, तो सितारों का ऐसा झुरमुट नजर आएगा और आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये मैदानी इलाकों में नजर क्यों नहीं आते, गायब हो जाते हैं। नहीं, असल में वो पोल्यूटेड एयर की वजह से करके ना, एनवायरमेंट की वजह से करके वो फिर जो है ना वो धुंधलापन आ जाता है। मतलब वो सितारों मतलब हम ये कह सकते हैं कि मतलब हमारे जो स्पेस में ना कुछ पोल्यूशन आ जाती है, जिसकी वजह से करके हम इसको देख नहीं सकते। नेक्स्ट कह रहा है जी, दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, ठीक है, वो ऐसे फैले हुए हैं जैसे ना खत्म होने वाली कितार, मतलब एंड तक वो कह रहा है कि बस जहां तक नजर जा रही है तो खत्म ही नहीं हो रही। मतलब ये उसकी इमेजिनेशन है। अब यहाँ पे वो इमेजिनेशन कह रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज दुनिया में नहीं है जो जिसका हाथ माना हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, मतलब इस ऐसा लग रहा है जैसे ये एक मतलब समंदर का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जैसे दुबई में अगर बात की जाए तो दुबई में डिफरेंट बेज हैं, छोटे छोटे समंदर होते हैं, ठीक है। एक तो समंदर होता है ना, पूरा बड़ा समंदर होता है, एक छोटे समंदर को बे कहते हैं। तो वो कह रहे हैं अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, मार्जिन कहते हैं किनारे को। जैसा कि हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर पे, तो मतलब ये आंसर शीट जो होती है, सॉरी आंसर शीट के ऊपर जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसके साइड पे लाइन लगी होती है ना, उसको मार्जिन लाइन कहते हैं। मार्जिन कहते हैं किनारा, जिसको हमने उसके बियॉन्ड नहीं जाना। तो ये जो है ना, ये वक्त बता रहा है कि उस समंदर के उस छोटे से सलीज के किनारे के ऊपर इस तरह से लगे हुए हैं, कितना प्यारा मंजर क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट है 10,000 सा आई एट ग्लैंस, कि मैंने एक ही झलक में 10,000 फूल देख लिए। वाओ, अमेजिंग। उसको कैसे पता लग गया कि यहाँ पे 10,000 है कि नहीं? बात सोचने वाली बात है ना। ये इसमें भी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है। ये मैं ये स्टेंजा एक्सप्लेन कर लूं, फिर मैं फिगर ऑफ स्पीच की तरफ भी आता हूँ। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है जी? टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, मतलब अपने सरों को टकरा रहे हैं खुशी से झूमते हुए, खुशी से नाचते हुए। असल में बात वो आ जाती है, देखिए जब हवा चलती है तेज, तो हवा चलने से क्या होता है, ये जो फूल है ये आपस में टकराते हैं। अब ये फूलों के आपस में टकराने का मंजर जो है वो कह रहा है कि टॉसिंग देयर हेड्स, कि जैसे ये हवा नहीं इनको कर रही, ये फूल जो खुद से ना ये झूम रहे हैं और आपस में सर टकरा रहे हैं और खुशी के साथ नाच रहे हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड नंबर 2। अब यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो यूज की गई है वो बता देता हूँ, हो सकता है आपके माइंड में भी आई हो, लेकिन मैं भी आपको साथ बता देता हूँ। पहली लाइन में फिर जैसा कि बताया कि सिमिली उसने इस्तेमाल की है एज, ठीक है। नेक्स्ट उसने इस्तेमाल की है हाइपरबोली। हाइपरबोली क्या होती है?
दैट दैट नेवर कम्स ट्रू, ठीक है, मतलब जो हकीकत नहीं हो सकती, बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, एग्जैजरेट करना। अब वो कह रहे हैं स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, वही मैंने अभी हिंट भी दिया था कि कोई ऐसी चीज दुनिया में नहीं है जिसका एंड ना हो। अब वो कह रहे हैं नेवर एंडिंग लाइन, डेफोडिल्स जो है वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पूरी दुनिया के राउंड लगा रहे हैं क्या। अच्छा, नेक्स्ट जो फिफ्थ लाइन है स्टैंजा की, इसमें भी हाइपरबोली है। एक ही झलक में वो कहता है 10,000 गिन ली है। भाईजान अगर आपके सामने मैं 200 या 300 फ्लावर्स रख दूं और मैं कहूँ गिन के बताओ, तो आप कहोगे नहीं, एक एक करके गिनना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा। और उसने 10,000 एक ही झलक में गिन लिए। वाह, क्या उसकी सेंस है भाई, उसका आईक्यू लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है। या फूलों ने बोल दिया होगा हम यहाँ पे 10,000 हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, जस्ट एक मैंने एक फन के लिए बात की है। तो पोएट्स को ये लाइसेंस हासिल होता है कि अपनी इन फिगर ऑफ स्पीच के जरिए अपनी पोइट्री को, अपने राइटअप को, अपने मतलब जो एक्सप्रेशन को इस तरह से ले जाए कि पढ़ने वाला हैरान हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें इनको जो है ना लाइसेंस्ड होती हैं, तो आप ये यूज कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट लाइन में पर्सोनिफिकेशन है, फिर पर्सोनिफाई किया है, टॉसिंग देयर हेड्स, अपने सरों को टकरा रहे हैं। सर इंसान का होता है, ठीक है ना, तो फूलों का सर तो नहीं होता, तो अपने सरों को टकरा रहे हैं, मतलब एक्शन हो रहा है। तो इट मीन्स कि जो एक्शन है ये ह्यूमन क्वालिटी है। तो ये ह्यूमन क्वालिटी दैट इज गिवन टू नॉन जो है ह्यूमन इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। स्टैंजा नंबर 2 कंप्लीट हो गया। स्टैंजा नंबर 3 की तरफ चलते हैं अब। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। अच्छा, यहाँ पर ना इन दो लाइनों को एक्सप्लेन करने में ना बहुत से जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि असल में इसका मतलब क्या है, किस तरह से इसको एक्सप्लेन करें। होता है ना अक्सर औकात टीचर्स बैठे होते हैं तो डिस्कशन करते हैं, यार इस लाइन को कैसे एक्सप्लेन करना है, यहाँ इसमें क्या है। मैं इसको इसलिए मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें बड़ी रिसर्च की है और इस पोएम को बड़ी डेप्थ में तैयार करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि आपको किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब वो कहता है जी द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड। अब वो कह रहा है कि इन फूलों के साथ साथ जो है ना लहरें भी डांस कर रही हैं, ठीक है। असल में हवा चल रही है, फूलों को हिला रही है, लेकिन वो ये कह रहा है ये फूल खुद से झूल रहे हैं, खुद से झूम रहे हैं। और वेव्स जो है, लहरें जो है, इनके साथ साथ वो भी झूल रही हैं और साथ साथ झूम रही हैं। समझ आ गई। लेकिन आगे क्या कहता है, बट दे आउटडिड, लेकिन फूलों का झूलना, फूलों का डांस करना, फूलों का झूमना जो है इन वेव से भी ज्यादा है। यानी कि फूलों ने इनको भी पीछे छोड़ दिया डांस करने में, खेलने कूदने में, एंजॉय करने में, ठीक है। द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। अब वही चीज आ गई, खुशी के साथ इन वेव्स को भी उन्होंने डांस करने में पीछे छोड़ दिए, यानी कि वो ज्यादा खुश हैं। लहरें तो खुश हैं ही है ना, लहरें झूम रही है ना फूलों के साथ, लेकिन लहरें जो है फूलों के मुकाबले में कम झूम रही हैं, फूल ज्यादा झूम रहे हैं। तो ये इन दो लाइनों की एक्सप्लेनेशन है। उम्मीद करता समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है, अ पोएट कुड नॉट बट बी के। शायर जो है खुश हुए बगैर ना रह सका। ये एक ईडियम है, कुड नॉट, ठीक है। कुछ ईडियम ऐसे भी होते हैं, कुड नॉट हेल्प का मतलब होता है रह ना सकना, ठीक है। कुड नॉट हेल्प या कैन नॉट हेल्प, मतलब अगर मैं किसी से बात करूं कि मैं चाय पिए बगैर नहीं रह सकता, तो मैं क्या कहूंगा, आई कैन नॉट हेल्प टेकिंग टी। मैं चाय पिए बगैर नहीं रह सकता। मैं खाना खाए बगैर नहीं रह सका, आई कुड नॉट हेल्प टेकिंग मील। मैं खाना खाए बगैर ना रह सका, भूख इतनी लगी हुई थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो गई तुम्हारे आने का, ठीक है। तो ये वो चीजें इस तरह साथ साथ चलें, कुछ ऐसी चीजें ये भी साथ आपको बताता रहूंगा ताकि आप लोगों की जो इंग्लिश है वो इन्हांस होती जाए। नेक्स्ट है जी, इन सच अ जॉकेंट कंपनी, खुशगवार, स्प्लेंडेड। जॉकेंट का मतलब होता है स्प्लेंडेड, आला, ठीक है, बेमिसाल साथ है, बहुत बेमिसाल साथ है ये। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटल थॉट। अब यहां पर जो है ना ये गैप है, गेज्ड के साथ जो इसने डैश यूज की है ये गैप है, ठीक है, मतलब पॉज है यहां पर। वो कहता है गेज्ड, मैं देखता रहा, एंड गेज्ड और देखता रहा, बट लिटल थॉट, लेकिन थोड़ी सी सोच के साथ, मतलब मुझे सोच और कोई सोच नहीं आई, ठीक है। मैं इसी के बारे में सोचता रहा, मुझे घर की टेंशन है, दुनिया की जो टेंशन है वो मुझे जहन में आई ही नहीं। What wealth the show to me had brought। वो कह रहा है कि ये क्या ऐसी कितनी शानदार दौलत है, कितना कीमती असासा है, कितना कीमती सरमाया है मेरे लिए, जो मेरे सामने लाके रख दिया गया, कुदरत ने मेरे सामने रख दिया है। कि मतलब he feels some sort of luckiness,
ठीक है, वो अपने आप को लकी फील कर रहा है कि कुदरत ने उसको कितना खूबसूरत मंजर ला के दिखा दिया है कि मतलब व्हाट वेल्थ द शो टू मी, कहता कितनी खूबसूरत दौलत मेरे सामने आ गई है, ब्रॉड जो मेरे सामने लाई गई है, कि मतलब कितनी शानदार दौलत है ये। ठीक है, अब इसमें जो पहली लाइन है इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, वेव्स, वही वेव्स, यहाँ पर वेव्स को पर्सोनिफाई किया गया है। पिछले स्टैंजा में डैफोडिल्स को किया गया था, इसमें डैफोडिल्स के साथ साथ वेव्स को भी जो है पर्सोनिफाई कर दिया गया है। ये तो था स्टैंजा नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टैंजा नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो लास्ट स्टैंजा है इस पोएम का। फॉर ऑफन व्हेन ऑन माय काउच आई लाई in vacant or in pensive mood, they flash upon their inward eyes, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils. बहुत ही कमाल की एंडिंग यहाँ पे की है इस पोइट ने। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट नजर आ रहा है, रूहानियत। रूहानियत क्या होती है? किसी के साथ उन्स हो जाना, लगाव हो जाना। ठीक है, वो कहता है फॉर ऑफन, OFT का मतलब होता है ऑफन, OFTEN, ऑफन। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट है, यहाँ पर उसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जिसे कहते हैं। अच्छा, व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, जब मैं अपने सोफे के ऊपर लेटा होता हूँ, इन वैकेंट, फारिग टाइम पे, और इन पेंसिव मूड, या उदास मूड होता है मेरा, मतलब मैं आराम ऐसी मतलब सोफे पे लेटा हूँ, ठीक है, या मुझे कभी कोई टेंशन हो जाती है या कोई ऐसा हो जाता है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो जो है ना वो मंजर, ठीक है, दे वो मंजर, फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आईज, कि वो मेरी आंखों में आ जाता है वो मंजर। कौन सा? डैफोडिल्स का। और जिस तरह से डैफोडिल्स झूम रहे थे, जिस तरह से डैफोडिल्स डांस कर रहे थे, विच इज अ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। वो कहता है यहाँ ये मेरे लिए, तन्हाई के लिए बहुत बड़ी नेमत है, यानी कि मेरी तन्हाई के लिए बहुत बड़ी नेमत है। अब वही बात आ गई ना, स्पिरिचुअलिटी आ गई ना, रूहानियत, कि यहाँ पर उसकी उनके साथ उन्स हो गई है फूलों के साथ, तो वो उनको रिमाइंड करके रिलैक्स फील करता है। ठीक है, तो मतलब अगर देखिए एक बात आ जाती है, लव फॉर द नेचर, ठीक है, लव फॉर द नेचर इज एक्चुअली द लव फॉर द गॉड। ठीक है, अल्लाह से ही मोहब्बत है, कि मतलब अल्लाह की बनाई हुई इस पूरी कायनात की किसी भी चीज से अगर आप उन्स रख लेते हो, मोहब्बत रख लेते हो, मतलब कोई किसी को कोई एक दरख्त पसंद आ जाता है, किसी को कोई सीनरी, कोई मतलब कोई एरिया पसंद है, जो पहाड़, कुछ लोग माउंटेन्स लवर है, तो वो असल में वो प्रेस करते हैं क्रिएटर के। तो यहाँ पर वो इनडायरेक्ट वे में क्रिएटर को प्रेस कर रहा है, क्रिएटर के साथ कनेक्शन बना रहा है। तो यहाँ पर मैं स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट जरूर कहूंगा। अच्छा, नेक्स्ट है जी, एंड देन माई हार्ट विथ प्लेयर्स फिल, और फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है, कि मतलब वो मंजर जब मेरे दिल में आता है, मेरी आंखों में समा जाता है, मेरे दिल में उतर जाता है, बड़ी मतलब खुशी और इत्मीनान और पीस महसूस करता है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और ऐसा महसूस होता है कि जो मेरा दिल है ना, वो उन फूलों के साथ झूम रहा है, फूलों के साथ डांस कर रहा है। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो हार्ट को भी पर्सोनिफाई कर दिया गया है। ठीक है, मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको खुद भी वैसे फाइंड करनी चाहिए थी। मेरा वैसे इरादा नहीं था बताने का, मैं ये चाहता था कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी आज की पोएम डैफोडिल्स, बड़ी डिटेल से मैंने एक्सप्लेन की है। अब इसके थीम्स के ऊपर बात कर लेते हैं। थीम्स क्या है जी? इसके थीम है दी नेचर, ठीक है, लव फॉर द नेचर, अगर बात की जाए लव फॉर द नेचर। नेक्स्ट है मेमोरी, ठीक है, याददाश्त, उन चीज़ों को लेकर अपने जहन में रख लेना, और वो जब कभी इंसान परेशानी के आलम में, तो वो चीज़ उसके माइंड में आ जाए और वो बिल्कुल रिलैक्स फील करे। और थर्ड वन है स्पिरिचुअलिटी, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि रूहानियत से भरी पोएम है ये, ठीक है, रूहानियत है इसमें, फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। अच्छा, नेक्स्ट इसका एनालिसिस करते हैं। पोएटिक डिवाइसेस हैं, पोएटिक डिवाइसेस में क्या क्या इसने इस्तेमाल की। इमेजरी मैंने आपको बताया था, विजुअल इमेजरी है, सिमिली एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोली है, और एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन के साथ साथ एजोनेंस है। अच्छा, एजोनेंस मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, ये अब आपका काम है कि आपने इसको फाइंड आउट करना है, और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कहाँ कहाँ एजोनेंस इस्तेमाल किया है और एजोनेंस होता क्या है। वैसे मैं आने वाले दिनों में लेक्चर अपलोड करूंगा
एलिट्रेशन और एजोनेंस के मुतालिक। फिगर ऑफ स्पीच पे मैं बहुत डिटेल में काम कर रहा हूँ। देखें, वीडियोस मुझे मेरे दोस्त कहते हैं कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन एक वीडियो लाजमी अपलोड करें यूट्यूब के एल्गोरिदम में आने के लिए। मैं कहा यूट्यूब का एल्गोरिदम छोड़ो साइड पे, मैंने क्वालिटी लेक्चर देना है, क्वांटिटी में नहीं देना। क्वांटिटी में तो देर लगे हैं यूट्यूब पे, ठीक है ना। एक अगर आप डैफोडिल का अगर आप वर्ड लिखेंगे ही तो आपको मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा जो लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन क्वालिटी नहीं है उनमें, ठीक है, वो सिर्फ क्वांटिटी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी क्वालिटी की तरफ जाऊं, कि क्वालिटी जो है ना, आपको क्वालिटी एजुकेशन का एक यहाँ पर सीसीएम एकेडमिया का मोटो है क्वालिटी एजुकेशन। तो फिर क्वालिटी एजुकेशन के लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट है जी स्ट्रक्चर क्या है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे ये पता चलेगा कि 4 स्टेंजा ऑफ 6 लाइन्स, ठीक है, 6 लाइनें हैं ईच स्टेंजा की और 4 स्टेंजास हैं यहाँ पर। और राइम स्कीम क्या है, ABABCC, ठीक है। 6 लाइन्स के अंदर ये राइमिंग स्कीम बन रही है और सेम है। और आयम्बिक टेट्रामीटर यूज किया गया है इस पोएम के अंदर, ठीक है। आप चाहें तो खुद भी देख सकते हैं, इसके ऊपर भी लेक्चर तैयार है मेरा बिल्कुल। मीटर क्या होता है, आयम्बिक मीटर क्या होता है और मीटर की टाइप्स है, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। और नेक्स्ट है आपसे इजाजत का टाइम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन है तो ज़रूर डिस्कस कीजिए, और मुझे खुशी होगी जब आप कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय देते हैं, सजेशन देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगले फिर किसी और पोएम, ग्रामर के लेक्चर के साथ या ट्रांसलेशन के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।